अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन महदी आपके खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अपने नाजरीन को अपनी और अपनी टीम जी स्पोर्ट्स के जानिब से एक बार फिर ईद मुबारक कहेंगे और आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि कल जो आपने हमारा शो देखा, सरफराज अहमद के साथ हमने रिकॉर्ड किया था, उस शो का फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त मिला आप उन लोगों की जानिब से। और आज भी हमने एक ऐसे ही शख्सियत को मदऊ किया है कि जिसके बारे में अगर आपको बताएंगे तो आप वाकई खुश होंगे उनकी बातें सुनकर। उनके करियर में जो उन्होंने फतूहात हासिल की, पाकिस्तान को जितवाया या पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की, उसको अगर आप सुनेंगे तो यकीनन हमें अंदाज़ा है कि आपको खुशी महसूस होगी, क्योंकि ईद स्पेशल शो की ट्रांसमिशन है। तो स्पेशल शो में स्पेशल गेस्ट को ही मदऊ करूँगा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की जानिब से 34 टेस्ट मैच और 70 ओडीआई मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले बेंगलोर टेस्ट के हीरो, शारजा में मैच हुआ था जिसमें जावेद मिताद ने छक्का मारा था, उसके भी हीरो कहलाए जाते हैं। तौसीफ़ अहमद की मैं बात कर रहा हूँ। तौसीफ़ भाई, आपको खुशामदीद कहेंगे आज के शो में और आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। अच्छा तौसीफ़ भाई, बात करेंगे जैसे ईद का मौका है और हम लोग ये लॉकडाउन सूरत हाल से दो चार हैं, लॉकडाउन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि इस ईद में और पहले की ईद में आपने क्या फ़र्क देखा? अल्लाह की तरफ से ये इम्तहान है हम सब का, मेरा ख्याल है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी हम क्या, अब मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ मौजूद हैं, इतनी इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है इसमें। सही। तो इसका मतलब है कि आपकी सब धरी की धरी रह गई हैं। एक ही है ज़ात जो इसको देखिए, वो आपका इम्तहान ले रही है। और अल्लाह करेगा, हम नेक लोग हैं सब, और मुसलमान यकीनी तौर पे जो इस पे बिलीव रखते हैं, तो अल्लाह करम करेगा हम सब के लिए। अच्छा, तो मतलब और ये जहाँ तक तुमने ईद की बात की, लेकिन मैं तो डिफरेंट जगह पे ईद गुजार चुका हूँ। जो अपने मुल्क में मज़ा है वो मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी नहीं है। मैंने कोई, मेरा ख्याल है 10-12 ईदें जो हैं मुल्क से बाहर गुजारी हैं, जिसमें अपने टाइम में खेलते वक्त भी गुजारी। अच्छा। और बाद में मैं, जैसा आपको पता है कि मैं दुबई में शिफ्ट हो गया था फैमिली के साथ, तो वहाँ भी गुजारी। तो यकीन करो कि मतलब आई मीन कि जो मज़ा यहाँ पर है, फीका फीका, ऐसा नहीं, बहुत फीका। और बस नमाज़ पढ़ो और वहाँ पर घर में आ जाओ, बस और कुछ नहीं। क्योंकि देखा था कि लॉकडाउन सूरत हाल जब पेश आई थी, उसमें तमाम बहुत सारे बेशतर क्रिकेटर्स, चाहे वो साबका हों या मौजूदा दौर के हों, आप लोगों ने भी काफ़ी इमदाद की उन लोगों की। जैसे सफ़ेद पोश लोगों की बात करें, राशन पहुंचाया या इमदाद की, तो कैसा मतलब देखा आपने कि अगर वो क्रिकेट स्टेडियम में भी इन कामों में आ गया और अब इस मैदान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? देखिए, एक तो इस्लाम में यही कहा गया है कि जो है ना, जब किसी की हेल्प की जाए तो अपने, अगर सीधे हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और एक ये तरीक़ेकार है सही है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ मैंने कहा कि भाई इस दफ़ा ऐसा करते हैं, हम किसी को देने के बजाय हम खुद राशन जो है लेके जाते हैं। तो गाड़ी में हम बैठे हैं, मेरी बहू, मैं, नाज़माबाद से चले मेरी वाइफ, तो हम निकले। वहाँ पे मैंने बोरियाँ जो है वो उसकी अनाज की रखी हुई थी पीछे सारी। तो मुझे सुनसान था कोई एक, मैंने सोचा ऐसे हमें शक्ल से भी नज़र आ जाते हैं ना लोग, बिल्कुल, कि तो मैंने अंदाज़ा हो जाता है दी। एक चाचा बैठे थे, उनको बुला के दिया। फिर अपनी तरफ गुलिस्तान जौहर में जब मैं आया तो मैंने सोचा कोई मेरे पास 20 एक मेरे पास थे। तो मैं दूसरे साइड पे हमने राउंड मारे, उसमें हमने देखा कि कोई, मुझे ऐसा, देखें आपको अगर खुद नज़रें भी आपकी हैं, उससे पता चल जाता है कि कौन डिज़र्विंग है नहीं है। तो मैंने उसको, उधर से एक चाचा था, मैंने उसको कहा कि रोड पे इस तरफ आ जाओ जी। तो साइड में गुलिस्तान जौहर में गाड़ी खड़ी की मैंने, भाई बंद था दरवाज़ा, मैंने खोल के और जाके डिक्की खोली और मैंने आनन उसको बस मैंने दिए। आनन फानन में कहाँ से आए। अच्छा। और बीवी की, बस मैं बैठ रहा था गाड़ी में तो आवाज़ आई कि डिक्की खोल ली। तो मैं जब तक उतर के उधर गया हूँ, मैं सब लेके जा चुके थे। अच्छा, खुद ही डिग्गी खोल के? और सब ले गए थे। ओह, ये तो सब ले गए थे। और आई थिंक मेरा ख्याल है ठीक है, उसमें डिजर्विंग हो सकता हूँ। कितने अरसे बाद आपका पूरा रमज़ान मुबारक का महीना और ईद आपने दोनों घर पे मनाई पूरे? हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं इस साल तो खैर पूरा ही रहा, जाहिर है कि आपने देखा इस वजह से। लेकिन उसके बाद भी मैं जो सिलेक्शन कमेटी में था, जब भी था, तो 3 साल तो वो, तो मेरा ख्याल है कि पिछले 6-7 साल से तो मैं घर ही में मना रहा हूँ।
अच्छा। और दोनों ईदें मन रही हैं, ये नहीं कि एक ही, दोनों ईदें मन रही हैं। तो आसिफ भाई, बचपन में अगर आपको लेके चलें तो कितनी ईदी जमा होती थी बचपन में, और उन ईदी से क्या क्या करते थे? हमारे बचपन में 2, 3, 4 रुपए ही मिल जाते थे। अच्छा, तो बहुत सही। बहुत ज़्यादा वो था। हमारे अपने बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन से और अगर बड़ा आप छोटा ही। जवानी की बात करें, अगर जवानी की बात करें तो ईदी हम देने के काबिल हो गए थे, देने के काबिल हो गए थे, हम देने के काबिल हो गए थे। लेकिन ऐसे भी लोग हमारे फैमिली में थे जो, हाँ ज़ाहिर है, हम उसके बाद भी हमें बच्चा समझते हैं, और वो हमें कोई 50 रुपये या 100 रुपये ईदी दे देते थे। सही। अच्छा, ईदी आप जमा करते थे तो कभी अपनी ईदी से क्रिकेट का सामान लिया? या मैंने कभी क्रिकेट का सामान खरीदा ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। अब खरीदना पड़ रहा है। वो मेरा बेटा जो मुझे बार बार कहता है कि 15,000 का, मैंने बोला भाई साहब क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम? बोले वो जूता आई इतने का रहा है। अच्छा। अब इस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, वलीद की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, उस टाइम में जब खेले तो कुछ भी नहीं था, वो किसी ने दिया हमें, सच्ची बात है। और जब थोड़ा और आगे बढ़े तो कोई ना कोई हमें टूर पे जाने से पहले सॉक्स भी मिल गए, शूज़ भी मिल जाते थे। अच्छा। मुझे याद है, मुझे एक दफ़ा मैं जब ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास खेल रहा था तो राशिद लतीफ़ इंग्लैंड गया था, तो वो मेरे लिए 2 एक जॉगर और एक स्पाइक्स लेके आया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो इस तरह ऐसे लोग थे जो, अब ये रुझान कम हो गया, आप समझते हैं कि मतलब किसी की मदद करने का या देने का? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि मतलब मेरे उसमें होता है तो मैं ज़रूर किसी की हेल्प करता हूँ, क्योंकि जब मैं टूर पे जाता था तो आप बिलीव करें कि जो कलर किट होती थी या कलर पैड्स वगैरह होते थे, वो वहाँ से जमा करके ले आता था। अच्छा। और यहाँ जो डिज़र्विंग लड़के हमारे उस टाइम में होते थे, मैं उनको देता था, वो वाइट करके उसको खेलते थे। तो इस तरह करके हम सामान जमा करके, मैं तो हमेशा हर किसी की हेल्प करता था इस उसमें। और आपको पता ही है कि ये खेल कितना बाद में महंगा हो गया था। तो ऐसे भी हमारे खेलने वाले प्लेयर थे जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैं तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड हम गए तो मैं इस तरह जमा करके ला के देता था। तौसीफ भाई, आपने वलीद की बात की, वलीद को हम देख रहे हैं कि आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम में आप देख रहे हैं उनको आते हुए? देखिए, मेहनत पे है। मैं देखें, मुझसे तो हमेशा उसको शिकायत रही। मैं एक चीज़ बताऊं, हाँ, इसलिए कि जब हम दुबई में थे, इसने यूएई की अंडर 13, 14, 15 कंट्री से वो खेल लिया और टूर भी किया उसने, वहाँ तो खेल लिया था। लेकिन मैं जब वो यहाँ आया तो मैंने उसको नेशनल बैंक में, इकबाल कासिम साहब की मेहरबानी थी, उन्होंने उसको, मैंने कहा कि ये आया इस तरह खेलता है, तो उन्होंने लिया। वो वहाँ मैच तो नहीं खेला, लेकिन उसने सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझसे यही किया जब वो आया। उसने आन के कहा, पापा इतने बड़े बड़े लड़के? तो मैंने बोला यार क्या मतलब? बोले उस वक्त समी असलम भी खेल रहा था अंडर 19 और भी कई प्लेयर। तो बोले ये तो बहुत बड़े बड़े। मैंने कहा बेटा खामोशी से खेलते रहो, ये आज की बात नहीं है, तो बहुत पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। तो यार तुम जेन्युइन हो, तुम जगह बनाओ अपनी उसमें। तो उसने कि उसने खुद ही सारा कुछ किया है। अच्छा। और मैं एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि मैं अगर किसी का बेटा है या किसी का फैमिली मेम्बर है, कोई और भी है, चचा है, मामू, कोई भी है, तो उसको भी हक है खेलने का, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने तौर पे सारा कुछ किया है। और मैं उसको, शिकायत उसको इसलिए रहती कि मैं कभी बोलता नहीं उसके लिए, कभी किसी को नहीं। मेरा वो मुझे बताता था कि जी मुझे डिस्ट्रिक्ट में है, मुझे खिलाते नहीं है, दूसरों को खिलाते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने कोई बात नहीं, तुमसे अच्छा होगा कोई। लेकिन मैंने कभी भी इस तरह उसको नहीं कहा कि जिससे उसको ये पता चले, फील हो कि तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती हो रही है या कुछ ऐसा है। मैं कहता बेटा एक टाइम होता है आदमी का, खेलता है। और बिलीव करें जब वो खेला है ना जी, तो शायद मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तान टीम के साथ, ए टीम के साथ दुबई में था, तो उसको पता चला मुझे कि 5-5, 2-3, 4 दफ़ा आउट किए इसने, 5-5, और अच्छी टीम के साथ। तो मैं फिर भी उसको मैंने कहा अच्छा बेटा बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं कुछ लोग जैसे सलीम जाफ़र है, अभी बैंक के ख़िलाफ़ उसने आउट किए, या 1-2 और टीमें, उनके लोगों से मैं पूछा कि ये कैसा है, क्या है? तो भाई अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है, बस मैं इतना। मैंने कहा यार मुझे तो पता चला तुम ऐसे हो। तो कहना नहीं पापा मैंने तो अच्छी बोली। मैंने कहा नहीं बेटा, आप खेल ही जाओ, परफॉर्म किया जाओ।
तो अल्लाह करेगा हो जाएगा, तुम्हारे नसीब में होगा, नसीब से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, नसीब से कोई नहीं लड़ सकता। और तौसीफ़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा कि माहौल बना हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, कुछ पुरानी यादें भी सामने आ रही हैं और कुछ नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद वलीद के बारे में इनसे बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, जुड़े रहिए जी स्पोर्ट्स के साथ। वेलकम बैक। ईद स्पेशल शो में आज हमारे साथ तौसीफ़ अहमद मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनके करियर के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि टेस्ट डेब्यू इनका ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हुआ, और जबकि वनडे डेब्यू की अगर बात करें तो श्रीलंका के ख़िलाफ़ इन्होंने पहले मैच से अपना करियर का वनडे का आगाज़ किया। तौसीफ़ भाई, कैसा रहा था आपका वो टेस्ट डेब्यू की अगर बात करें तो पहले टेस्ट डेब्यू का बताइएगा जब ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आप करने गए। PWD से मैं खेलता था और मैं क्लब लेवल पे था, तो PWD ने मुझे लिया था। ताहिर हसन साहब थे अच्छा अंपायर, उन्होंने जो अतीकुज़्ज़मा के मामू हैं शायद, तो उन्होंने अतीकुर रहमान के मामू, फास्ट बॉलर जो थे, तो उन्होंने मुझे PWD में करवाया था। तो मैं 3 मैचों में मैंने 23 आउट किए थे, 3 मैचों में। और एक मैच मैं इसलिए नहीं खेल सका कि मेरी उंगली दरवाजे में आ गई थी, तो वो इसकी वजह से चौथा मैच मैं नहीं खेला। तो एक साहब थे, जावेद सादिक साहब, हमारे पास आए थे, उन्होंने मुझे क्लब में वहाँ खेलते हुए देखा, कहने लगे यार तुम तो बहुत अच्छे हो। तो फिर उन्होंने मेरे लिए एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान को ऑफ स्पिनर की ज़रूरत है, और जो है वो इस तरह मेरी उन्होंने तारीफ़ लिखी। फिर मुझे कहा कि मेरे दोस्त हैं, जावेद सादिक ने बताया कि मुश्ताक मोहम्मद, माजिद खान वगैरह, तो मैं तुम्हें नेट पे लेके जाऊंगा। ये एक दिन नेट पे मुझे कहा चलने, सुबह चलेंगे, मैं नहीं गया, अपने क्लब का मैच खेल रहा था। फिर अगले दिन फिर कहने लगे मैं साथ लेके जाऊंगा, तो मैं लेके गया। वहाँ जब बैठा था मैं तो इसमें खुश था कि यार जो लोग मेरे हरीफ करीब आन के बैठ रहे थे, जिसमें इमरान खान मेरे बराबर में बैठे थे और शूज़ पहन रहे थे, तो मैं तो सिर्फ देख रहा था कि कौन कौन है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मेरे में एक थी, मैं पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स की फ़ोटो कट करके और एक मैंने डायरी बनाई हुई थी, उसके अंदर चिपकाता था मैं, यानी मुझे तो। और आज मैं उनको साथ अपने बैठ के देख रहा था, तो मैं तो इसी में खुश था। मालिक का करम है कि उसने मुझे जो है एक ऐसी जगह से, मसाफाती बस्ती कहते हैं हम, बिल्कुल, शाह फैसल कॉलोनी, सही। अच्छा, बाद में तो बड़े प्लेयर लांडी से निकले, तस्लीम वहाँ बहुत, आज भी बहुत क्रिकेट होती है, आज भी बहुत क्रिकेट, एक बॉल की अगर बात, बट आई थिंक मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए एक बहुत ही अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ किया कि मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ। अच्छा, वनडे डेब्यू का अगर जिक्र करें, जो वनडे डेब्यू आपने किया श्रीलंका के ख़िलाफ़, तो उसके पीछे कौन लोग थे, किसने आपको लेकर आया वनडे में? नूर खान साहब थे जी। तो जब मुझे अखबारों में उड़ने लगा कि एक लड़का ऐसा आया, उसका फादर जो है इंग्लैंड में उसका बिजनेस है और मुश्ताक मोहम्मद को कुछ किया है, और मेरे फादर, मैं आपको बता ही दूँ आज के, मेरे फादर एक कोरंगी में हॉस्पिटल है, उसमें कंपाउंडर थे। अच्छा। और वो उन्हें पता नहीं वहाँ इंग्लैंड नज़र आना शुरू हो गया लोगों को। मैं अगर बताऊं किसी को कि मैं टेस्ट मैच खेला हूँ 1979-80 में, और 86 में मुझे पहला टूर कराया गया है पाकिस्तान से बाहर, श्रीलंका का, तो मैं क्या रोना गाना शुरू कर दूं कि भाई पहले क्यों नहीं किया? मुझे यहीं खिलाते थे, शारजा ले जाते थे वनडे के लिए, और यहाँ पर खिलाया टेस्ट मैच, सही, बाहर लेके ही नहीं जाते थे। जब मैंने श्रीलंका के खिलाफ 6 आउट किए, कराची में 5 आउट किए, तो मुझे फिर लेके गए श्रीलंका, जहाँ मैंने कैंडी में 6 आउट फिर किए फर्स्ट, यानी आप लगा 6 साल बाद मुझे। तो मैं क्या नसीब से वो करूं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ नो, मेरे जितने नसीब में है उतना ही मिलना है, और अभी भी मिल रहा है जो मेरे नसीब में। तो ये चीज़ें, वो लोग जो ये सोच रहे हैं, वो ये तो बिलीव रखो मुसलमान होते हुए कि आपको जो मिलना है ना वो कहीं नहीं जाएगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ले लोगे तो ऐसे भी नहीं ले सकता कोई। सही बात है कि ऐसे ही ये बात है कि नसीब के खेल होते हैं, जिसका नसीब होता है वो उसको उसी वक्त मिल जाता है। तौसीफ़ भाई के बारे में एक अजीब इत्तेफाक ये भी है कि जो उनका टेस्ट डेब्यू हुआ और वनडे डेब्यू दोनों ही कराची में हुए, तो उनसे जानेंगे कि क्या कराची कितना लकी रहा है आपके लिए? आपको यकीन बताऊँ कि जब मेरा डेब्यू हुआ था तो ग्राम येलप जो है वो मेरी पहला विक्टिम था। अच्छा। और वो जब मैंने उसको आउट कर दिया ना,
तो मुझे कमेंटेटर मुझसे पूछ रहे हैं, एक टाइम में पीटीवी होता था सिर्फ, वो पूछ रहे हैं आपने उनको कहाँ ऐसे आउट किया। मुझे यही नहीं पता कौन सा प्लेयर कौन था। मुझे एक दो डेनिस लिली का पता था, ग्रेग चैपल का पता था, एक आध प्लेयर का और मुझे पता ही नहीं था कौन था। तो वो ग्राहम येलप ऑस्ट्रेलिया से डबल सेंचुरी करके आ रहा था और वो उसको मैंने 15वीं बॉल थी मेरी, मैंने 2 ओवर और 3 बॉलें, 15वीं बॉल थी शायद मेरी, मैंने उसे कॉर्ट बिहाइंड कराया था। उसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त आपको किस्सा बताएं। अब शुक्र राना अंपायर थे, जब मैं कॉर्ट बिहाइंड करा दिया तो मैं हो गई। जब लंच के टाइम में ऐसे जब बाहर आ रहे थे शुक्र राना करने का, भाई आउट था। मैंने सर मुझे तो लग रहा था। तो मैंने कहने लगे सच बताओ, हवा इतनी तेज़ चल रही थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मुझे कहने लगे मुझे भी नहीं पता, ऐसे ही बोले। मैंने कहा कि मतलब, बोले माजिद खान ने स्लिप से अपील की थी। अच्छा, मतलब देखें उनका कि माजिद खान गलत अपील कभी नहीं करता था। अच्छा, हमेशा वो लगती थी और चले जाते थे वापस। तो उनका जब हुआ मुझे थोड़ा फील हुआ है कि बॉल डिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन मैं कंफर्म जब हुआ जब माजिद खान ने अपील की। मतलब तो अब उससे अंदाजा लगा, उस ज़माने में फेयरनेस भी आप देख लें और लोगों को फ़ायदा भी इससे हो जाता था ना कि आप देखें ना, वो विक्टिम मेरा था ज़रूर और वो 200 करके आ रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है मेरे लिए कराची बहुत लकी। मैंने यहाँ 5-5 आउट किए। सही। और डेब्यू ज़ाहिर है मेरा होम ग्राउंड तो फिर यही है। और फिर उसके बाद श्रीलंका में, फिर इंडिया में जाके हमने कुछ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस अच्छी दी थी। कुछ बात करें अगर तारीख़ी टेस्ट बेंगलोर में जो हुआ था तारीख़ी टेस्ट, और उसमें कहा जाता है कि तौसीफ़ अहमद भी उसके हीरो हैं, तो तौसीफ़ भाई उसके कुछ अगर किस्से आप शेयर करना चाहें या कुछ तारीख़ी लम्हात आप अगर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें। या कहते हैं ना कि इंडिया के खिलाफ तो बड़े बड़ों के करियर भी ख़त्म हो गए, ऐसे ही, और कुछ के बन भी गए, कुछ के बन भी गए, ऐसा ही है। और इससे ये सीरीज़ आवाम से बड़ी जुड़ी होती है। आपकी परफॉर्मेंस तो आवाम से, आवाम के जज्बात से बड़ी जुड़ी होती है। वो ये नहीं सोचते, अच्छा भला क्रिकेट को समझने वाला भी होगा ना, वो वहाँ पर जो है वो ये बात नहीं करेगा, वो सिर्फ ये कहेगा भाई आपने इंडिया से जीतना है बस, दूसरी बात नहीं। क्योंकि मुझसे ज़्यादा किसी को भी इतना इसका अंदाज़ा नहीं हुआ, इसलिए कि मैं जब दुबई में 8-10 साल रहा जब वहाँ, तो वहाँ मुझे अपने अंदाज़ा हुआ अच्छा कि कितना जो है अपने मुल्क का वो है। यहाँ रह के तो आप अपनों में ही रहते हैं ना, कितना पता है कि कौन, वहाँ इंडियंस की भी तादाद बहुत है। तो वहाँ मुझे रह के अपने मुल्क की जो है पता चला कि भाई जो लोग अभी बैठ के डिफरेंट बातें करते हैं ना, मेरा ख्याल है हमको अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए और यकीनी तौर पे। और वो एक टाइम ऐसा था जब वो एंड हो रहा था, जब वो टेस्ट मैच लास्ट था मेरा, और 4 टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुके थे आई थिंक। तो वो बड़ा क्रूशल था और मैं खेल भी नहीं रहा था जो मुझे था, इसलिए कि उससे पहले वाले टेस्ट मैच में एजाज फ़कीर ने सेंचुरी भी बनाई थी और 1 विकेट भी ले ली थी। सही। तो मुझे नहीं लग रहा था कि 2 ऑफ स्पिनर खेलेंगे शायद, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एजाज फ़कीर ने कहा कि मेरी बैक में प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पिच को कोई भी रीड नहीं, वही देखिए नसीब वाली बात आ गई। नसीब वाली बात यहाँ मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमें, और इकबाल, और सबसे बड़ी बात इकबाल भाई का जो था ना, वो उन पे ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि वो यहाँ से गए थे। अच्छा। मैं तो टीम के साथ ही था, लेकिन सारा फोकस जो था ना इंडियंस का भी, बिल्कुल, और कप्तान हमारे इमरान खान साहब, उनका भी ये था, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं कि कादिर की क्या बिल्कुल क्लास थी, लेकिन जो भी वहाँ हो रहा था वो हमें तो किसी गिनती में ला ही नहीं रहे थे। सही। वो सारा फोकस कादिर पे, कादिर को देख, बॉलर ही ऐसे थे नो डाउट। मतलब आई मीन हमने बोला लो भाई हम तो गए, हमारा क्या होगा। खैर मुझे याद है 3 डे मैच में पहले ही मैंने 5 आउट कर दिए थे। तो मेरा ख्याल उसकी वजह से मुझे टेस्ट मैच भी खिलाया था, कादिर और मैं ही खेल रहे थे। फिर इकबाल भाई आ गए थे लास्ट टेस्ट मैच में, ये हो रहा था, लेकिन ज़ाहिर है एजाज फ़कीर नहीं खेले तो मुझे कहा कि मुझे फिंगर स्पिनर चाहिए। ऐसे ही एक मैच हुआ था शारजा में जहां आखिरी बॉल पर 4 रन चाहिए थे, लेकिन जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया था। उस वक्त जावेद मियांदाद के साथ विकेट पर तौसीफ़ अहमद भी मौजूद थे, तो उस हवाले से भी इनसे कुछ मालूमात जानते हैं, कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन को कुछ दिलचस्प वाक़या। अगर उस इस पोजीशन में पहुंच गया मैं, जावेद भाई खेल रहे थे, नामुमकिन हो गई थी
तो मैं पैड किए बैठा हुआ था। जुल्करनैन जो मुझसे पहले गए जी, वो मेरे बाद थे, आपके बाद थे, आपको मेरे पहले बाद जाना थे, था। हाँ। तो अब समझ लें आपके एक बॉल वो खेले, एक मैं खेला, और ये आखिरी बॉल जो है जावेद भाई खेले थे, तो वो मेरे बाद जाना था। तो पीछे से आवाज़ आई हम लोग के इमरान भाई को किसी ने खबर कहा कि ये जुल्करनैन जो है बड़े लंबी छक्के मारता है। अच्छा, तो अब मैं तो बैठा हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं खुद काँप रहा था कि अब अंदर जाना पड़ेगा मुझे, लाजिम मैं जा रहा हूँ। जब उन्होंने वहाँ से कहा ना, जब कहा ना कि वो ऐसा ऐसे, तो अच्छा इमरान भाई ने अच्छा चलो पैट करो जल्दी, तो वो इतने टाइम में जब बैठे मैं, तो वो उसको पैट करा के मेरे ऊपर से वो हुई कि वो भी पैट करके बैठ गया। लेकिन यही था कि अब कौन जाएगा, लेकिन ये कंफर्म था कि यही जाएगा। तो मैंने कहा कि यार चलो खुदा का शुक्र है कि बच गए, लेकिन वो जाते ही उसने मार दी। अब मैं चला जा रहा हूँ, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं, जावेद भाई इधर खड़े नॉन स्ट्राइक पे, मैं बराबर में से गुजरता चला गया, मुझे नहीं पता वो मुझे आवाज़ें मार रहे हैं। अच्छा, इतना मतलब हाँ, प्रेशर शोर, था। एक तो शोर बहुत था ना, शोर इतना था, मुझे नहीं ना, मैं चलाया, मैं अपनी सोच में, जावेद भाई इस तरफ खड़े थे, वो मेरे उस वक्त गुस्से में थे कि उसने जो चलाई थी जुल्करनैन ने, तो वो, हालांकि वो अगर एक ले लेता और रन आउट भी हो जाता तो जावेद भाई को 2 बॉल्स मिल सकते थे। अच्छा, तो मैं गुजरा, तो मुझे मिडिल विकेट पे अपने स्ट्राइक पे जाने से पहले आवाज़ आई, मुझे कोई आवाज़ दी है, तो मैंने यूँ मुड़ के देखा, यार देख ही नहीं रहे हो तुम क्या? वो मैंने जावेद भाई आवाज़ ही नहीं आ रही। तो आज में पहुँचे, भाई क्या है क्या है? मैंने बोला मैं भाग जाऊँगा, जावेद भाई मैं भाग जाऊँगा। कहना भाग जाऊँगा कैसे, देख लो। तो मैंने बोला कि अब रह क्या गया, मैं रोकूंगा और भाग जाऊँ। खैर वो लास्ट बॉल करने आया, मैं पक्का सोच लिया था कि मैंने कहा ऐसे टुक, जैसे टुक करते हैं ना, करके भाग जाऊँगा। सही, वो टुक तो मैंने किया, मगर वो मिडिल में जो टुक हुआ ना, तो वो सीधा ऐसे ब्रिलियंट फील्डर के पास चली गई, अजहरुद्दीन के पास, कि मैं आधी विकेट से भी पीछे था। अच्छा, और वहाँ कहीं चाहिए, अब मैं दौड़ ही जा रहा हूँ, और मैं अल्लाह का करना ही था। उसने भी वहाँ जाके वो वैसे भाग के मार सकते थे, लेकिन वो जब चेंज होना था तो मैं पहुँचा हूँ, तो उसने थ्रो मार दी, वो बच गया। मैं सही, वो बस मैं जाके इशारा भी कर रहा हूँ कि बस पहुँच गया भाई, मेरा जो काम था वो हो गया। खैर जावेद भाई का जैसा ग्रेट प्लेयर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं आ सकता। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ईद उल फितर के मौके पर तौसीफ अहमद के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हमारे दरमियान जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए जी स्पोर्ट्स के साथ। वेलकम बैक। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ईद की मीठी मीठी खुशियों में कुछ दिलचस्प बातें तौसीफ अहमद के साथ शेयर कर रहे हैं, और वो भी हमें अपने बारे में बता रहे हैं। तो तौसीफ अहमद साहब, कुछ बात करते हैं मौजूदा क्रिकेट के हवाले से। कहा जा रहा है कि दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टीम को जाना है आपसे कुछ हफ्तों बाद, तो कैसा देख रहे हैं कि लॉकडाउन में खिलाड़ी घरों पे थे, फिटनेस पर ज़्यादातर उन्होंने अपनी तवज्जो दी, लेकिन कितना मौसर साबित होगा ये पाकिस्तान टीम के लिए दौरा? देखिए, प्लेयर तो अपने तौर पे कुछ ना कुछ करता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नेट प्रैक्टिस हो या कोई, आप देखिए ना, इस चीज़ में आप ट्रेनिंग सेशंस तो आपके सामने हैं सब, कुछ के पास फैसिलिटीज़ हैं, कुछ के पास नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अपने तौर पे कोई ना कोई जब इस इतने बड़े मुल्क के लिए खेल रहा होता है तो कुछ ना कुछ अपने तौर पे करता रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी नेट प्रैक्टिस वगैरह जो है वो ज़रा नहीं होती, वो अपनी जगह है, बट इतना टाइम मिलेगा। आई थिंक मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये मुश्किल वक्त तो आ गया, लेकिन एक दिन ये चीज़ शुरू होनी है। सही, बिल्कुल, तो क्यों ना हो, शुरू होनी है। अच्छा, कोई फ़र्क पड़ेगा समझते हैं आप? आई थिंक मेरा ख्याल है शुरू में तो जो है चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह के हम बॉल की बात भी देख रहे हैं कि बॉल के लिए कुछ कह रहे हैं, थोड़ा फ़र्क तो आएगा कि उस वक्त ऐसे में ही कोई गलती में भी हाथ लगा सकता है। इंग्लैंड का दौरा काफ़ी परेशानी होती है खिलाड़ियों को, चाहे वो एशियन हो या पाकिस्तान के खिलाड़ी हों। तो आपने भी काफ़ी दौरे किए हैं इंग्लैंड के, तो आप बता सकते हैं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है खिलाड़ियों को वहाँ? देखिए, आप खेल के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं तो देखें, हमेशा वहाँ हमारी टीम ने स्ट्रगल की है। बिल्कुल, वहाँ रन्स भी बड़े बनाए, मोहसिन खान ने डबल सेंचुरी की है, और भी हमारे प्लेयरों ने बहुत रन बनाए, ज़हीर अब्बास ने भी बड़ी रन्स बनाए हुए हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं, एक्चुअल होता क्या है कि हम जहाँ लैग कर रहे थे ना, हो क्या रहा है कि हमारे टूर बहुत लेट टूर होते हैं ऐसी जगहों के, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो,
न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, हमारे टूर्स लेट होते हैं, काफ़ी लेट होते हैं। तो उससे फ़र्क, हम ऐसी जगहों पे ज़्यादा क्रिकेट खेली हमने जहाँ गेंद जो है ना, मैं समझता हूँ कि शिन से ऊपर नहीं आता, दुबई है या तो वो आइडिया हम उस ज़माने में भी जब फास्ट बॉलर्स होते थे वेस्ट इंडीज़, तो हम प्रैक्टिस वही करते थे। हमने बड़ों को प्रैक्टिस करते देखा है, हाई उस पर प्रैक्टिस करते देखा है। लेकिन उसके लिए आप सबको अपनी अपनी तैयारी करनी चाहिए, और यकीनी तौर पे जो है मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, सब एडजस्ट हो जाते हैं। अब पहले जा रहे हैं ना, बिल्कुल। तो मौसम, असल चीज़ तो वहाँ मौसम का सबसे बड़ा सही है, मौसम का हो रहा है। लेकिन आजकल ये भी हम लोग देख रहे हैं कि साबिक क्रिकेटर्स के भी बयान आ रहे हैं कि अगर बंद स्टेडियम में मैचेस होते हैं तो मुश्किलात होंगी खिलाड़ियों को। तो आप क्या समझते हैं? मुश्किलात है, मतलब आप तो खेल खेल रहे हैं ना यार, ठीक है, वो आप बस सही है, वो लोग अपनी जगह सही हैं कि ठीक है, पब्लिक नहीं होगी तो देखे ना, मजबूरी में तो हर चीज़ है ना। अभी ऑस्ट्रेलिया और उसका मैच हुआ था बगैर पब्लिक के हुआ था, अपनी देखें, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, तो फिर नहीं, क्योंकि फिर वही वाला मामला है कि सिलसिला शुरू तो करना है, सिलसिला शुरू करना है, बंद स्टेडियम में कराया जाए या कुछ भी। अच्छा, अब ये अगर ये परेशानी है कि वहाँ से बॉल कौन उठा के लाएगा उधर से, तो उसके लिए भी कुछ भी हो सकता है। 3-4 ऐसे आदमी हर इनक्लोजर में खड़े कर दें जो बॉल उठा के आपको दे दें। लेकिन मेरा ख्याल है, नहीं, ये तो एक मजाक का वो था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीज़ शुरू होनी चाहिए, और हर चीज़ को जो है उसकी जितनी अच्छी, ज़ाहिर है जिस मुल्क में हम जाएंगे वो लोग बड़े इस मामले में वो हैं, आपको पता ही है, वहाँ जाके भी 15 दिन आप बाहर नहीं निकल सकते, और मेरा ख्याल है सारे प्रिकॉशंस होंगे। सही। और उसके बाद ठीक है। अच्छा, अभी बात करें अगर बाबर आजम की, T20 के बाद वनडे की कप्तानी भी सौंपी गई है। उनका एक बयान आया था कि इमरान खान जैसी कप्तानी करना चाहते हैं, इमरान खान जैसा बनना चाहते हैं। तो आप तो इमरान खान के साथ खेले हैं, आप बताएं कि क्या बाबर आजम उस तरीके के कप्तान बन सकता है? देखिए, क्यों नहीं, देखें, बात यह है कि अब उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई है, और मैं समझता हूँ इमरान खान वाली बात है, ज़रूर उनका फॉलो अप होगा, और हर आदमी का, उन्होंने बताया भी कि मैं अंडर 19 में करता रहा हूँ सारे। एक्चुअली इमरान खान में सिर्फ एक चीज़ थी, उनके साथ जो प्लेयर खेल रहे थे ना, जावेद मियांदाद, मुदस्सिर नज़र, स्टॉप प्लेयर थे, और वो उनसे सलाह मशवरे होते थे। ये एक कंबाइंड एफर्ट होते हैं हर चीज़। इमरान खान डिसीजन मेकर थे, बिल्कुल, वो सबसे सोचता था, मेरी भी अगर मेरे अच्छा ऐसा है, हाँ ठीक है, वो कॉन्फिडेंस देने में बहुत आगे, हार से डरता नहीं था वो शख्स। मैं ये सबसे, हम साथ खेलें ऐसे ही हैं, उसने एक डिसीजन लेना है ना, उसने डिसीजन लेना है। हो सकता है हमसे कुछ और बात करें जिन लोगों से, वहाँ जाके कुछ और डिसीजन लेना, उनके दिमाग में जो चीज़ होती थी ना, वो घबराते नहीं थे। हार से मैंने देखा वो कभी शख्स नहीं घबराता था। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है बढ़िया है, आप जो सीनियर प्लेयर हैं उनका साथ दें, बिल्कुल, और जो है वो हमें मुल्क के लिए करना है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि बहुत से खिलाड़ी बाबर आजम को विराट कोहली से मवाजना करते हैं, विराट कोहली से, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? तो थोड़ा सा अर्ली है, थोड़ा सा अर्ली ज़रूर है, और बिल्कुल इस बारे में बाबर आजम की हमारा इस वक्त विराट कोहली, हमारे यहाँ का तो वही विराट कोहली इस वक्त नज़र आता है ना, वही है, बिल्कुल। हाँ, हमारे पास तो वही एक बेहतरीन ऑनेस्टली, और इतनी जल्दी उसने जैसा किया है, दुनिया के लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, यकीनी तौर पे उसमें ये। लेकिन विराट कोहली अपनी टीम को जितवाता है बहुत ज़्यादा ना, तो हमारे और प्लेयरों को भी जो है ना साथ देना, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बिल्कुल, उनके पास 3-4-5 लड़के ऐसे हैं जो अगर विराट कोहली कभी चला भी जाता है, सम टाइम हुआ नहीं, एशिया कप में रोहित शर्मा ने क्या होता है कि बाबर है मौजूद, अरे बाबर नहीं करेगा, सिर्फ दूसरों ने भी करना है, तो बाबर के ऊपर तो प्रेशर आना है ना, बिल्कुल, कि आप बाबर ही सिर्फ थोड़ी आपके लिए करेगा। वो ये ज़रूर है कि जहाँ आपने थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट दे दिया, आगे बाबर भी लेके चलेगा, दूसरा भी लेके चलेगा। हमें प्रॉब्लम क्या होती है ऊपर के बैटिंग पे, जब हमारे हमेशा से ये होता है, हमारी बैटिंग 2-3 टक टक गिरते हैं ना जब, तो उसके बाद नीचे बालों पर प्रेशर आता है, ऊपर से अच्छी मिले फिर आप देखिए। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ दिनों कबल मोहम्मद आमिर का भी एक बयान आया मिकी आर्थर के हवाले से, जो पाकिस्तान के साबिक कोच रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि बेहतरीन कोच हैं, उन जैसा कोच नहीं देखा। आपका भी टाइम गुजरा मिकी आर्थर के साथ, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, कोच तो हर अच्छा ही कोच होता है, जाहिर है उसकी नज़र में अच्छा होगा कोच वो, और
पाकिस्तान के लिए भी। और आपकी नज़र में अगर बात करें भाई देखिए, मेरे सामने डिसीजन तो वो लेता था ज़रूर, अपनी जगह है, काफ़ी डिसीजन लेता था, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने उसको देखा कि वो मतलब टीम खिलाने में मेरी नज़र में जो सही 11 की सही टीम नहीं खिलाई उसने। नहीं, वो भी कहते हैं कि डिसलाइकिंग हम तो टीम बना के हमने भेज दी। हम तो ये मुआवजा कर सकते हैं कि शारजा में जहाँ एक टीम खिला रही है दो तीन स्पिनर खिला रही है, वहाँ एक स्पिनर से आप जा रहे हैं, 3 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, तो ये तो थोड़ा लैग करते थे टीम बनाने में, प्लेइंग 11 बनाने में थोड़ा सा लैग करते थे। सरफराज अहमद की अगर थोड़ी सी बात करें तो आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि सरफराज अहमद जो हैं वो टीम में वापस आने की सलाहियत रखते हैं? ठीक है, नहीं यहाँ तो अभी बाहर कहाँ हुआ है, वो इस तरह थोड़ी बाहर हुआ। ठीक है, कप्तानी से उसको हटाया अपनी जगह, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। नहीं देखिए, आप मुझे बताइए, हम हमारे पास या तो प्लेयरों की कोई बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, अभी भी उसको सेकंड विकेट कीपर कह रहे हैं, यही हो रहा है ना, ऐसा ही है, अभी भी कह रहे हैं। ऐसा उसके बाद रिजवान के साथ चल रहा था, सेकंड विकेट कीपर कह रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उसके बाद कोई नज़र नहीं आ रहा ना किसी को, तो इसमें ये तो इन आउट वाला सिलसिला है। वो उसने देखे, मैंने अभी उसको वाकई जिस पे थोड़ी तनकीद भी हुई थी कि वेट इतना हो गया, ये कुछ हो गया, अभी आप उसकी फिटनेस देख लें, कैसी फिटनेस है। बिल्कुल, तो आदमी जब खेलेगा। ठीक है, क्रिकेट के हवाले से काफ़ी बातचीत हुई तौसीफ अहमद से हमारे साथ, लेकिन अब कुछ उनसे पर्सनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पूछना चाहूँगा कि तौसीफ अहमद साहब, क्या कभी सोचा है कि अपने ऊपर या अपने क्रिकेट कैरियर जो आपने गुजारा उस पर कभी किताब लिखने का आपने सोचा? मैं किताब ज़रूर लिखूंगा, अच्छा, लेकिन ये नहीं करूंगा जो अब हो रहा है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अफसोस होता है। अफसोस क्या है कि हम वो काम करने के बाद और अब लोगों पे उंगलियां उठा रहे हैं अपने। मसलन मैं अभी बता देता हूँ आपको, मसलन जो छोड़ता चला गया, बॉल टेम्पर होता था, हम ये करते थे, क्या है, पूरे मैच फिक्स करा दिया। क्या मतलब आप ये बातें कर रहे हो यार? किसको सुना रहे हो? बाहर के लोगों को? क्या आपने चीटिंग करके विकेट्स लिए? आप क्या बताना चाह रहे हो? मैं सीनियर प्लेयर्स को रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ कि खुदा के वास्ते मुल्क की बात है यार, ये आप ये ना करो यार। बिल्कुल, ये आप ये बता रहे हो उसने ये कर दिया, उसने, आप एक दूसरे की मतलब वैसे ही हम कंट्रोवर्सी में सबसे आगे हैं, जीत में इतने आगे नहीं रहे जितना कंट्रोवर्सी में। फिर एक इशू के भाई, अब मुझे तो हैरत होती है उन प्लेयरों पे जो वर्ल्ड के अच्छे बॉलर रहे हैं, अब वो आन के बता रहे हैं कि हम ये करते थे। यार क्या हो गया यार? कुछ अपना नहीं ख्याल करो, मुल्क का ख्याल करो भाई। हमें तो मुल्क का ख्याल है, ये कोई जज्बाती बात मैं नहीं कर रहा किसी से। सही, बिल्कुल। ये मुल्क जो है ना, इसने आपको बहुत कुछ दिया है, इसको आप बदनाम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादती होगी। मुल्क के लिए ने हमें इतना कुछ दिया है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और तहम्मुल से। ठीक है, आपस की अगर कोई चीज़ आपकी है ना, तो वो इस तरह मजाक ना उड़वाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद ने आज हमें ज्वाइन किया। उम्मीद है कि आपको आज हमारा ईद का स्पेशल शो, दूसरा शो बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी दिलचस्प बातें भी हुई तौसीफ अहमद के हवाले से, कुछ पर्सनल मालूमात भी जानी हमने तौसीफ अहमद के हवाले से, और ये भी उन्होंने बताया कि किताब लिखने का इरादा है, लेकिन किताब लिखने के बाद वो इस तरह मुल्क की बदनामी नहीं करेंगे जिस तरह हमने देखा कि पिछले हफ्तों बहुत से साबिक क्रिकेटर्स ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात तराशी का सिलसिला जारी रखा हुआ था। तो यकीनन उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जी स्पोर्ट्स स्पेशल प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।